का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और टॉपिक का नाम है मात्रक व राशियाँ। आज जो हम फिजिक्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं वापस, तो टॉपिक पहला ही टॉपिक है मात्रक व राशियाँ। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ पर भी इसमें से प्रश्न लगेगा। आप कोई भी भर्ती परीक्षा देने जा रहे हो और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स का जो पहला ही टॉपिक आता है मात्रक व राशियाँ, और इसमें से प्रश्न बनेगा। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वे तमाम प्रकार के प्रश्न सभी जो एग्ज़ाम में आते हैं सब कुछ क्लियर करेंगे विद इन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको सारे के सारे प्रश्नों को मैं वन लीनियर क्वेश्चन के रूप में भी कराने जा रहा हूँ। पहला जो प्रश्न आपको याद होना चाहिए वे आना चाहिए कि भौतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। बिल्कुल, भौतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? भाई ये प्रश्न आ गया तो क्या राइट करोगे? भौतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो हमें क्या राइट करना होगा वो आप सबसे पहले देखिए। भौतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, ये पहला पॉइंट है। ये भी आ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? देखो, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो कुछ ये नियम आपको किसने दिया, जनरली ये प्रश्न बनते हैं और आपको आने भी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? सदिश राशियों के मान क्या होते हैं? सदिश राशि के मान, सदिश राशियों के मान क्या होता है? इसी प्रकार अदिश राशियों का मान क्या होता है? अदिश राशियों का मान क्या होता है? ये वे प्रश्न हैं जो फिजिक्स के अंदर जनरली पूछे जाते हैं। मात्रक और मापन वाली जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही अध्ययन करने जा रहे हैं कि वास्तव में फिजिक्स को पढ़ने से पहले कि विज्ञान का क्या अर्थ होता है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष रूप से ज्ञान, यानी प्रकृति के ऊपर जो व्यापक रूप से हम अध्ययन करते हैं उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, हम टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण बेसिक बातें, और उसमें पहला ही पॉइंट हम ले रहे हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भौतिक राशियाँ हैं उसको मुख्य रूप से हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, भौतिक राशि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। उसमें से एक जो आता है वह आता है चिरसम्मत, चिरसम्मत भौतिक राशि, चिरसम्मत भौतिक राशि। बिल्कुल, भौतिक राशि को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक आता है चिरसम्मत भौतिक राशि, और इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वे आता है आधुनिक भौतिक राशि। आधुनिक भौतिक राशि, यानी भौतिक राशि को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से एक आता है चिरसम्मत भौतिक राशि और दूसरा आता है आधुनिक भौतिक राशि। क्योंकि जब हम बेसिक से ही बात कर लेते हैं टॉपिक का, तो हमें बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो साइंस के अंदर जो प्रश्न बनते हैं ना, वो भैया आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न आता है आजकल अंदर से और वही हम गलती कर देते हैं। तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ ज्ञान हो। भौतिक राशियाँ, चिरसम्मत भौतिक राशि क्या होती है और आधुनिक भौतिक राशि क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं चिरसम्मत भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ चिरसम्मत भौतिक राशि, चिरसम्मत भौतिक राशि। अब भाई प्रश्न अगर दिमाग में बन भी जाता है कि चिरसम्मत भौतिक राशि कौन कौन सी होती है, तो वो हम आपको, उसमें क्या क्या आता है, उसमें जो आता है वो यांत्रिकी आता है, यांत्रिकी आ जाता है। इसके अलावा ऊष्मागतिकी का अध्ययन आ जाता है इसमें। इसके अलावा ध्वनि गतिकी का अध्ययन इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें प्रकाशिकी इसके अंदर आ जाता है। इसमें तरंग यांत्रिकी भी आता है, तरंग यांत्रिकी। ठीक है, चिरसम्मत वह यांत्रिकी आ जाता है, ऊष्मा गतिकी आता है, ध्वनि गतिकी आ जाता है, प्रकाशिकी आ जाता है और तरंग यांत्रिकी आ जाता है। वक्त हम सबका अध्ययन करेंगे अभी, ठीक है। विद्युत
चुंबकत्व, इसके अलावा विद्युत चुंबकत्व भी आता है। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारे चिरसम्मत भौतिक राशियों के बारे में। और अब बात कर लेते हैं कि आधुनिक भौतिकी में किस किस को रखा गया है, किसको रखा गया है वो अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक भौतिक राशि, उसमें जो पहला आता है वह आता है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी। दूसरा नंबर जो इसमें अपन पढ़ेंगे वे पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी। क्वांटम भौतिकी, दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी। तीसरा नंबर आता है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी। और चौथा नंबर इसमें आ जाता है आपेक्षिकता। आपेक्षिकता। ठीक है, अपन जैसे आपेक्षिकता के जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो सारे इसमें आते हैं। क्वांटम भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, परमाणु भौतिकी और आपेक्षिकता पे कर लीजिएगा। और मैं अब आपके सामने टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मात्रक व राशि। भाई अपन बात कर लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है भौतिक राशियाँ। क्या होती है भौतिक राशियाँ? यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे अपन माप सकते हैं, जिसे अपन तोल सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। भाई ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं, उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये आपको परफेक्ट रूप से मैंने करवा दिया कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे अपन माप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं, वो सभी के सभी भौतिक राशियां में आती हैं। अगर अपन बात करते हैं तो भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कई बार प्रश्न आता है कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, तो उस प्रश्न का जवाब होगा कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। अब मान लीजिए कि आपके माइंड में आ रहा होगा भाई वो दो प्रकार कौन कौन सी है, तो उन दो में से एक तो आता है मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां, ठीक है। और जो दूसरा नंबर आता है वे आता है अपने पास में व्युत्पन्न भौतिक राशियां। दूसरा नंबर आता है वो आता है अपने पास में व्युत्पन्न भौतिक राशियां। यानी हम भौतिक राशियों को दो भागों में बांटते हैं और उनमें कौन कौन सी आती हैं? उनमें एक जो भौतिक राशि आती है वे तो आती है मूल भौतिक राशि, और दूसरे की बात हम करते हैं तो दूसरा आता है भाई व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब हम बात करेंगे कि मूल भौतिक राशियां कौन सी होती हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती है। आप सबसे पहले इसकी कॉपी कर लो भैया। देखो यहाँ दे रखा है भौतिक राशियाँ, यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं, उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। उनमें एक आता है मूल भौतिक राशियाँ और दूसरा जो नंबर आता है वो आ जाता है अपने पास में व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। कौन कौन सी होती हैं और उसके बाद अपन बात करेंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि मूल भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहला पॉइंट आ रहा है वे आ रहा है अपने पास में मूल भौतिक राशियाँ। पहला जो पॉइंट आ रहा है वे आ रहा है मूल भौतिक राशियाँ। अब प्रश्न आता है कि मूल भौतिक राशियाँ कौन सी होती है? भाई ऐसी भौतिक राशियाँ जिसका मान किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी राशियाँ जिसका मान किसी अन्य राशि पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, उन्हें अपन मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है,
ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। उन्हें हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई मूल भौतिक राशि कौन कौन सी होती है। अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें अपन मूल भौतिक राशि कहते हैं। यांत्रिकी में प्रमुख रूप से मूल भौतिक राशि कौन कौन सी होती है? तो यांत्रिकी में प्रमुख रूप से मूल भौतिक राशि निम्न है। जो यांत्रिकी अगर अपन बात करते हैं तो प्रमुख रूप से मूल भौतिक राशि आती है, उसमें आता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान आ गया, इसके अंदर समय आ गया। ठीक है, और यहाँ अपन लिख, देखो द्रव्यमान आ चुका है, समय आ चुका है, द्रव्यमान आ चुका है, समय आ चुका है, और अपन इसको लंबाई बोल सकते हैं। ये यांत्रिकी में प्रमुख रूप से मूल भौतिक राशियां होती हैं। दूसरा नंबर आता है भाई व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो अब प्रश्न बनता है कि भाई व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती है, तो क्या जवाब करेंगे। ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर करता है या अन्य राशियों के मिलने से बनता है, उन्हें अपन व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। तो यहां लिखेंगे ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान अन्य पर निर्भर करता है, जिनका मान अन्य राशि पर निर्भर करता है, जिनका मान अन्य राशि पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर करता है, उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। इसमें कौन कौन आ गया? इसमें दाब आ गया, इसमें वेग आ गया, इसमें चाल आ गया। ठीक है, इसमें आ गया अपने पास विद्युत धारा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये भौतिक राशियां जो अन्य मूल भौतिक राशियों से प्राप्त होती हैं, उन्हें अपन व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। तो आपको मैंने मूल भौतिक राशियों के बारे में समझा दिया है और आपको मैंने व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में भी समझा दिया। अब हम बात करेंगे मात्रक क्या होते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? मात्रक क्या होते हैं। भौतिक राशियों में मूल मात्रकों के अनुसार प्रमुख रूप से 4 मात्रक पद्धतियां होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं भौतिक राशियों में मूल मात्रकों के अनुसार प्रमुख रूप से मूल मात्रकों के अनुसार प्रमुख रूप से 4 मात्रक पद्धति होती है। 4 मात्रक पद्धति होती हैं। अब कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात अपन कर लेते हैं कि भाई देखो, अपन ने ये तो पढ़ लिया कि भौतिक राशियों में मूल मात्रकों के अनुसार प्रमुख रूप से 4 मात्रक पद्धति होती है। अब वो 4 कौन कौन सी होती है? आपने नाम सुना होगा, एक MKS पद्धति। ठीक है, दूसरा नंबर अगर अपन बात करते हैं तो आपने ये भी सुना होगा CGS पद्धति, और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो वो हमारे पास में आता है FPS पद्धति। अभी सारा अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। FPS पद्धति। और चौथे नंबर की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ये भी कह सकते हैं या SI पद्धति कह सकते हैं। तो अभी अपन सारा करेंगे। देखिए, मात्रक पद्धति अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने बोला भौतिक राशियों में मूल मात्रकों के अनुसार प्रमुख रूप से 4 जो पद्धतियाँ सामने आती हैं, उनमें आता है MKS पद्धति, दूसरा नंबर आता है CGS पद्धति, तीसरा नंबर आता है FPS पद्धति, और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे SI पद्धति।
यहाँ लिखा मैंने MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या होती है? देखिए भैया, MKS पद्धति का मतलब यहाँ है कि M का मतलब यहाँ मीटर है और इसके का मतलब यहाँ किलोग्राम है और इस S का मतलब यहाँ पर सेकंड है। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी क्या मीटर क्या किलोग्राम क्या सेकंड, इसके बारे में अपन जानते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लंबाई को तो हम मीटर में पढ़ेंगे, लंबाई किस में पढ़ेंगे? मीटर में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी वेट होगा, भार होगा, उसको हम किलोग्राम में पढ़ेंगे। किस पढ़ेंगे? किलोग्राम में। और समय को सदैव हम सेकंड में ही लेंगे। समय को सदैव अपन किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे। तो MKS पद्धति का मतलब है कि यहाँ पर जो लंबाई होगी उसका जो मात्रक होगा मीटर में पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार द्रव्यमान होगा, उसको जो वेट होगा, उसका जो भार जो हम पढ़ेंगे वो किलोग्राम पढ़ेंगे और समय को सदैव हम सेकंड में ही व्यक्त करेंगे। तो ये था MKS पद्धति। दूसरा नंबर है अपने पास में CGS पद्धति। अब CGS पद्धति क्या है? C का मतलब यहाँ सेंटीमीटर है, C का मतलब यहाँ सेंटीमीटर है, G का मतलब यहाँ ग्राम है और S का मतलब यहाँ सेकंड है। अब भाई S, इसमें क्या चेंज है? इसमें ये चेंज है कि यहाँ पर जो हम चेंज जो पढ़ेंगे, चेंज इसमें जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि लंबाई को हम सेंटीमीटर में पढ़ेंगे। लंबाई किस में पढ़ेंगे? सेंटीमीटर में। इसी प्रकार हम द्रव्यमान की अगर अपन बात करेंगे तो द्रव्यमान को हम ग्राम में पढ़ेंगे। किस पढ़ेंगे? ग्राम में। और समय की अगर अपन बात करें तो समय को हम सेकंड में डिनोट करेंगे। ये था प्रमुख रूप से इसका CGS पद्धति का। अब अगर मान लीजिए हम तीसरे पद्धति की तरफ चलते हैं तो तीसरा आता है FPS पद्धति। FPS पद्धति। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा CGS पद्धति है। कौन सी पद्धति है? मैट्रिक पद्धति। बिल्कुल, इस पद्धति का जो अन्य नाम है वो मैट्रिक पद्धति है। इसी प्रकार हम बात करते हैं FPS पद्धति। इसको हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति। कई बार प्रश्न आता है कि ब्रिटिश पद्धति के नाम से किसको जाना जाता है, तो हम FPS को राइट करेंगे। आपके पास प्रश्न आता है मैट्रिक पद्धति के नाम से किसको जाना जाता है, तो हम CGS पद्धति को राइट करेंगे। ब्रिटिश पद्धति का मतलब यहाँ अब ऐसा है कि लंबाई को हम फुट में पढ़ेंगे। द्रव्यमान की अगर अपन बात करते हैं तो द्रव्यमान को हम पाउंड में पढ़ेंगे। किस पढ़ेंगे? पाउंड में। और समय की अगर अपन बात करते हैं तो समय को हम सेकंड में ही पढ़ेंगे। ये था FPS पद्धति का। इसी प्रकार चौथा जो पद्धति है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल पद्धति, जिसको हम बोलते हैं SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं SI पद्धति। ये अपने पास जो पद्धति हम पढ़ेंगे वो चौथे प्रकार की पद्धति होगी। हाँ भाई, कॉपी कर लिए। अब अपन बात कर लेते हैं SI पद्धति की। ठीक है, SI पद्धति। अब अपन बात करने वाले हैं SI पद्धति की। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि SI पद्धति में जो मूल मात्रक बताए हैं उनके तो संख्या रखी गई है 7 और जो 2 पूरक मात्रक बताए गए हैं। ठीक है, तो SI पद्धति में मूल मात्रक
मूल मात्रकों की संख्या, मूल मात्रकों की संख्या। देखिए हम बात कर लेते हैं अब एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वह 7 होते हैं। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 बताई गई है। कितनी बताइए? 7। और इसी प्रकार पूरक मात्रक, इसमें जो पूरक मात्रक की जो संख्या है वो 2 बताई गई है। ठीक है, ये आप विशेष का ध्यान रखना। अब एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अब आपको पता होगा कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। तो भाई 7 कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें जो पहला नंबर आता है वे आता है लंबाई, यानी इस लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, इसमें जो दूसरा नंबर लिया वे लिया गया है द्रव्यमान को, और जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वे होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। इसमें जो तीसरा नंबर लिया गया है वे लिया गया है समय को, और समय का जो मात्रक होता है वे होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। इसमें जो चौथा नंबर लिया गया है वो ताप को लिया गया है, और जो ताप का मात्रक होता है वे होता है केल्विन। इसमें जो पांचवा नंबर लिया गया है वो लिया गया है विद्युत धारा को। किसको लिया गया है? विद्युत धारा को। और आपको पता होगा विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वे एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। वो लिया गया इसमें प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। और प्रदीपन तीव्रता का जो मात्रक होता है वे होता है कैंडेला। और इसी प्रकार सातवां लिया गया है वो लिया गया पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ लिखा मैंने पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा होती है मोल में, यानी पदार्थ की मात्रा किस में पढ़ते हैं? मोल में। अब दोस्तों ये तो थे अपने पास मूल मात्रक, ये तो मूल मात्रकों की संख्या मैंने 7 बता दी। मैंने लिखा पूरक मात्रकों की संख्या। पूरक मात्रकों की संख्या 2 है। अगर अब पूरक मात्रक की बात करते हैं, पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। इसमें आता है एक समतल कोण, समतल कोण, और इसका मात्रक होता है वे होता है रेडियन। और दूसरा होता है घन कोण या ठोस कोण, और जो इसका मात्रक लेते हैं वो लेते हैं स्टेरेडियन। क्या लेते हैं अपन? स्टेरेडियन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि समतल कोण की अगर अपन बात करते हैं तो समतल कोण रेडियन में है, और घन कोण या ठोस कोण अगर अपन लेते हैं तो स्टेरेडियन को लेना पड़ेगा। अपन बात कर लेते हैं परिभाषा की। ठीक है, मीटर की परिभाषा। मीटर की परिभाषा कैसे निकलती है? 1 मीटर कौन सी डिस्टेंस होती है, आज उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दूं। 1 मीटर कौन सी दूरी होती है? यानी 1 मीटर वह न्यूनतम दूरी होती है जो क्रिप्टॉन 86 के परमाणुओं से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश की किरण जितनी भी दूरी तय करती हैं 1 सेकंड में, उसे हम कहते हैं 1 मीटर। 1 मीटर वह न्यूनतम दूरी होती है, वह न्यूनतम दूरी होती है जिसमें क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित लाल नारंगी प्रकाश, लाल नारंगी प्रकाश की किरण निर्वात में 1650-763.73 किरणें उत्सर्जित करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। उसे हम 1 मीटर की दूरी कहते हैं। सुनना पहले बात को, परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बोल रहा है कि 1 मीटर की परिभाषा क्या है, यानी मीटर की परिभाषा 1 मीटर वह न्यूनतम दूरी होती है कि जब क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित लाल नारंगी प्रकाश की किरणें निर्वात में
16,50,763.73 किरणें का उत्सर्जन कर देती है। यानी हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 16,50,763.73 किरणों का उत्सर्जन कर देती हैं। और वे किरणें उत्सर्जन होने में जितना समय लेती हैं, जितनी दूरी तय करती हैं, उसे हम 1 मीटर कहते हैं। या आप इसकी दूसरी परिभाषा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो में जब प्रकाश निर्वात में 1/29/729/458 जब प्रकाश निर्वात में 1/29/729/458 सेकेंड 29/729/458 सेकेंड में जो दूरी तय करता है उसे 1 मीटर दूरी कहते हैं। ये भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या है 1 किलोग्राम? क्या है 1 किलोग्राम की परिभाषा? ठीक है, 1 किलोग्राम की परिभाषा फिजिक्स में किस रूप से लिखी गई है, फिजिक्स में उस परिभाषा को कैसे डिफाइन किया गया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय माप तथा भार संस्था पेरिस में रखे गए प्लेटिनियम इरेडियम धातु के बेलनाकार आकृति का वजन 1 किलोग्राम के बराबर है। 1 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, ये पहले इसकी परिभाषा बनकर सामने आई है। दूसरा होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 लीटर द्रव्यमान के बराबर होता है। बिल्कुल, ये इसकी दूसरी परिभाषा सामने आती है कि यह 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 लीटर द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इसी की भाई तीसरी परिभाषा निकलती है, वो कौन सी है? या अपन ऐसे कह सकते हैं कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणुओं में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या के बराबर होती है। ये इसकी दूसरी परिभाषा बन जाती है। ठीक है, तो आपको मैंने 1 किलोग्राम वाली 1 मीटर वाली बता दी थी। अब आपके सामने जो अगली परिभाषा मैंने आपको राइट डाउन करके बता दी है वो है 1 किलोग्राम की परिभाषा। यानी हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय माप तथा भार संस्था पेरिस में रखे गए प्लेटिनियम इरेडियम धातु से बने एक बेलनाकार आकृति का जो भी वेट है वो 1 किलोग्राम के बराबर है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब जल को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी जल का तापमान अगर 1 लीटर द्रव्यमान 1 लीटर ये 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 लीटर द्रव्यमान के बराबर होते हैं। किसके? 1 लीटर जल के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है,
कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणु में उत्सर्जित में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या में जितने भी परमाणु संख्या उपस्थित होती है वो भी जो वेट होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। लिख दी है सारी, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा समय, 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु से बनी जो परमाणु की घड़ी है वो 9, 192, 663, 770 बार कंपन करती है। उस समय अंतराल को अपन 1 सेकंड बोलते हैं। और आपको पता होगा कि 1 सेकंड समय अंतराल ये जो घड़ी है 5000 वर्षों में 1 सेकंड की त्रुटि होती है। बस 5000 वर्षों में सिर्फ 1 सेकंड की त्रुटि होने की संभावना है। अगले की बात करते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या है? यह विद्युत धारा का मात्रक भी है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी में रखे तार पर तार में 2 × 10⁷ न्यूटन का बल अनुभव करता है। यानी अगर अपन निर्वात में 1 मीटर का तार रख देते हैं, 1 मीटर का तार रख देते हैं और उस निर्वात में 1 मीटर तार पर जो बल अनुभव हो रहा है 2 × 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर, वो दूरी वो 1 एम्पीयर के बराबर होती। जैसे ये विद्युत धारा का मात्रक भी है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी में रखे तार में 2 × 10⁷, यह 10⁷ है, 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करता है, वे 1 एम्पीयर के बराबर होता है। अब केल्विन क्या होता है? सामान्य वायुमंडल दाब पर जल के क्वथनांक और बर्फ के गलनांक का जो अंतर होता है उसका 1/100वां भाग होता है। वे एक मूल अवयव कणों की संख्या उतनी होती है जितने कि 8 ऑक्सीजन 60 के 0.0016 किलोग्राम में ऑक्सीजन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। या अगर अपन इसको दूसरे शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं कि C612 यानी कार्बन परमाणु के 0.012 किलोग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या वो बराबर होती है 1 मोल परमाणु के बराबर। तो कई बार प्रश्न आता है कि 1 मोल की क्या परिभाषा है, तो वो 1 मोल की वास्तविक परिभाषा मैंने आपको बता दी है।